गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। दिस इज शिवानी है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज फिर से 14 का एलिमेंट का डिटेल डिस्कशन करेंगे आज हम। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिए। आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के सारे चैप्टर का फुल वीडियोस मिल जाएंगे, उसको कवर कीजिए एंड आईआईटी एग्जाम का तैयारी करते रहिए। हम आपको आपके लिए लेके आएंगे अगले मंथ से क्लास कोर्सेस एज वेल एज टेस्ट सीरीज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि कब कब किस किस का लेक्चर है। ठीक है, एंड जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कि हमारे चैनल पे फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट का कवर करवाया जाता है आईआईटी जैम का। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स का मिल जाएगा, एज वेल एज केमिस्ट्री का भी कोर्सेस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एंड केमिस्ट्री के बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, वो लोग अपना चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर को सर्च करके आप देख सकते हैं उसका प्लेलिस्ट। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हम कवर कर रहे थे क्या, कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली में कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, NH2 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीन, लेड, आर्सेनिक। ठीक है, ये सब है क्या, कार्बन फैमिली का एलिमेंट्स। तो हम बात कर रहे थे क्या, कार्बन का कंपाउंड के बारे में। कार्बन में एलोट्रॉप्स कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका बीच में मतलब किस किस तरह का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में, उनका क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, डायमंड में टेट्राहेड्रली कार्बन्स आर अरेंज्ड टुगेदर, जहाँ पे एक कार्बन के अराउंड साइमल्टेनियसली फोर एक कार्बन के अराउंड साइमल्टेनियसली 4 कार्बन आटम अरेंज हुए हैं टेट्राहेड्रली। एंड इन द ग्राफाइट स्ट्रक्चर, मतलब एक सीट के स्ट्रक्चर्स के तरह होता है, मतलब एक सीट में बहुत सारे बेंजीन रिंग फ्यूज होके एक लंबा सा सीट बनाते हैं, मतलब एक कंटिन्यूअस सीट होता है बाय द हेल्प ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फ्यूज होके कंटिन्यूअस सीट बनाते हैं, जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड जो होता है वो फ्यूज होता है, मतलब वो कंजुगेशन में रहता है डबल बॉन्ड। जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है ना, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। वैसे ही अगर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, देखिए एक बार डिटेल में छोटे छोटे करके बना देती हूँ मैं आपके लिए। ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि ये एक सीट है। ठीक है, ये एक सीट है, यहाँ पे ऐसे करके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में रहेंगे। और फिर यहाँ पे हो गया, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो एक सीट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बट एक सीट से नहीं, सॉरी गाइस, एक सीट से दूसरी सीट को मूव नहीं कर सकता, बट एक सीट पे वो कंटिन्यूस मूव कर सकता है एलोंग, मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया था, आपका लैपटॉप स्क्रीन या फिर कंप्यूटर का या फिर मोबाइल का स्क्रीन में देख लीजिए, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। बट अगर आप ये सीट से दूसरे सीट को इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे तो वो नहीं होगा। एंड ये दोनों सीट एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड बना के रहे हैं, वीक वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। समझ लिया आपने। डायमंड में टेट्राहेड्रली कार्बन अरेंज्ड होता है, एक कार्बन आटम साइमल्टेनियसली 4 कार्बन आटम के साथ बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उन लोगों के बीच में। तो
तो ये रहा डायमंड का लैटिस में एक यूनिट्स मतलब एक कार्बन एटम का रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पे क्या होता है कि सीड की तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तब अब हम बात करते हैं कि कार्बन सब ऑक्साइड का क्या होता है। C3O2 इसका स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एंट्रेंसेस में पूछ सकता है, DU में आ सकता है, HCU में आ सकता है, IIT जाम में भी आ चुका है, ये ऑलरेडी गेट में भी आ चुका था, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा कार्बन सब ऑक्साइड का। एंड ये मतलब इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, लीनियर होता है एक एंड यहाँ पे पूछ लेता है ऐसे कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी करके दिखा देती हूँ मैं आपको, आपके लिए ये क्वेश्चन है, प्लीज़ खुद से सॉल्व करना ट्राई कीजिएगा। ये जो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये है LP, ठीक है, लोन पेयर कितने, ठीक है। आपको अभी ये सॉल्व करके बताना होगा, प्लीज़ खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि ये जो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो काउंट करते हैं अभी कार्बन के यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब जब भी हम डबल बॉन्ड शो करते हैं एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, या फिर जब हम ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं हमारा एक सिग्मा होता है, दूसरा ऊपर नीचे जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड हो गए, साइमल्टेनियसली 4 सिग्मा बॉन्ड भी हो जाएंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होगा। ऑक्सीजन में ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और 2 ऐसे करके लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, मतलब 2s2 1s2। अगर मैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, है ना। हमारे पास अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूँ, एस ऑर्बिटल का ये होगा 2 ऑर्बिटल, सॉरी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस शेल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा 2p4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे 4, है ना। तो ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये एंड ये दोनों इसका तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि चारों ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 ऑन मतलब ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एंड यहाँ पे ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए उसको हम बोलेंगे लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को समझा जाता है ना, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4, मतलब 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हो गए ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर टोटल प्रेजेंट हुए 4। तो कार्बन सब ऑक्साइड में आपको ऐसा पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इससे ध्यान में रखिएगा कि कार्बन सब ऑक्साइड में ऐसे पूछ लेगा, मतलब स्ट्रक्चर कोई बना के नहीं देगा, सिर्फ आपको ऐसा पूछ सकता है कि कार्बन सब ऑक्साइड में आपको देखना होगा खुद से स्ट्रक्चर बना के एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन सब ऑक्साइड आपको दे दिया होगा क्वेश्चन में, आपको ये सिर्फ बताना होगा कि कार्बन सब ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्बाइड का क्या चल रहा है। ये एक प्रॉपर्टीज रह गया हमारा कि कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला है C3O2, उसका स्ट्रक्चर होता है ये हमने देखा। एंड दिस इज एन इविल स्मेलिंग गैस एंड कैन बी मेड बाय डिहाइड्रेटिंग प्रोपेन डाइओइक एसिड, मतलब मालोनिक एसिड, ऑफ विच इट इज द अनहाइड्राइड विथ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। एक ऐसा किस तरह बना जाता है मालोनिक एसिड, मालोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH2 COOH COOH, है ना, दिया है यहाँ पे।
इसको हम और भी कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम इसको और भी एंड 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो इसको हम नेम भी मतलब आईयूपीएक नेम भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन के लिए, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे एंड ओइक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, इसीलिए इसको हमने आईयूपीएक नेमिंग नोमेनक्लेचर में क्या नेम दिए, प्रोपेन डाइओइक एसिड, और या फिर कॉमन नेम इसका बोल सकते हैं मालोनिक एसिड। ठीक है, ओके। तो मालोनिक एसिड को जब हम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है क्या, फॉस्फोरिक एसिड प्लस कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर एंड वहाँ पे 4 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बाइड का क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, कार्बाइड जो है वो बाइनरी कंपाउंड है कार्बन का with other element are called the binary compounds of carbon with other element are called carbide। मतलब जिस कंपाउंड में आपका 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम बोलेंगे क्या, कार्बाइड। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कार्बाइड 3 तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होगा मेटेलिक और फिर कोवेलेंट और फिर आयनिक। ठीक है, आयनिक कार्बाइड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट लाइक कार्बाइड, कार्बाइड जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे आयनिक कंपाउंड तभी फॉर्मेशन होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, है ना, एंड वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा होगा इतना इफेक्टिवली। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे NaCl का, NaCl में Na का साइज बड़ा होता है, Cl का साइज भी बड़ा होता है। सॉरी गाइस, NaCl की अगर मैं बात कर रहा था तो NaCl में क्या होता है कि Na का साइज थोड़ा बड़ा होता है, Cl का साइज भी बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिवली पोलराइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, फाजन्स रूल नहीं लग पाता, इसीलिए यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पे आपका पोलराइजेशन आ जाएगा, पोलराइजेशन कब आता है, जब आपके पास जो काटन होगा उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा, उसका साइज छोटा होगा एंड आनायन जो प्रेजेंट होगा वहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उसके साथ साथ उसका साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, काटन का फाजन्स रूल इसको हम बोलते हैं। फाजन्स रूल कब आपका अप्लाई होता है, मतलब पोलराइजेशन आपका कब होता है, जब आपके पास काटन जो होगा उसका साइज स्मॉल होगा एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब 2+, 3+। ठीक है, छोटे आटम की अगर मैं बात करूँ तो बोरन भी हो सकते हैं, बोरन का आटम साइज छोटा होता है, उसके ऊपर अगर हम 2+ लगा दें तो वो भी हो गया एक मतलब काटन जो कि पोलराइजेशन दिखा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ए हाई मतलब आयनिक चार्ज डेंसिटी काटन। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको मतलब चैटिंग करना पसंद है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको चैटिंग करना पसंद है, लेकिन आपको कोई पार्टनर भी तो चाहिए ना चैटिंग करने के लिए। तो जब तक आपके पास कोई चैटिंग पार्टनर नहीं मिलेगा, आप किससे चैट करेंगे। वैसे ही अगर आपके पास सिर्फ काटन प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन मतलब इफेक्ट नहीं दिखा सकता, जब तक उसके पास एक हाई आयनिक चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, वो कंबाइन ले काटन प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होगा, उसका साइज स्मॉल होगा, उसके साथ साथ एक आनायन में प्रेजेंट होगा जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, उसका साइज बहुत बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन हाई चार्ज हाई आनायनिक मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब साइज तो बड़ा होगा ना। अनायनिक जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, अगर हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड में प्रेजेंट होता है तो उसका साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बढ़ते जाएंगे उतना आपका साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन तभी दिखा पाएगा जब आपके पास काटन प्रेजेंट होगा एंड आयन अच्छे से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे NaCl में इसीलिए पोलराइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे काटन का साइज बड़ा है। ठीक है, तो आयोनिक कैरेक्टर कब शो होता है, आयनिक बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है, जब आपके पास हाई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उसके साथ साथ वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा होगा उतना इफेक्टिवली। ठीक है, कोवेलेंसी तो कार्बाइड की बात कर रहे थे हम। कार्बाइड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड आयनिक टाइप होता है, कोवेलेंट टाइप होता है, मेटेलिक टाइप और इंटरस्टिशियल टाइप होता है। ठीक है,
आयोनिक कार्बाइड में क्या होता है कि उसका सॉल्ट होता है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्ट, NaCl इज सॉल्ट, KCl इज सॉल्ट, ठीक है। तो आयनिक कार्बाइड मतलब उसको हम और भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स, ठीक है, जनरली फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 ग्रुप्स, ठीक है। बोरॉन एक्सेप्शन देख लीजिए आपने, बोरॉन जो है वो एक्सेप्शन है क्योंकि वो पोलराइजेशन दिखा सकता है, पोलराइजेशन दिखाएगा मतलब वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो प्योरली आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए बोरॉन एक्सेप्शन है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट एंड ग्रुप 3 एलिमेंट आयोनिक कार्बाइड बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है, ठीक है। कार्बन एंड ग्रुप 1 जो हमारा जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इन सब में क्या होता है कि हाई होता है कि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है ना, इसीलिए एक तो वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, एंड सी कार्बन क्या कर सकती है, कार्बन क्या करता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। मैं उस एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मिथानाइड्स, मतलब यहाँ पे देखिए Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना होगा। मिथानाइड मतलब जब हम इन कार्बाइड आयनिक कार्बाइड्स को लेकर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या करता है, मीथेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है वहां पे, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये रिएक्शन Al4C3 को जब हम वाटर में हीट करेंगे, वाटर प्रोसेस में, देखिए सब रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वो बात अलग है कि आपके पास अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो मतलब जो आपका आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो खुद अपने आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर लेगा, बट हर रिएक्शन में आपके लैब में जो रिएक्शन होता है वहाँ पे आपको हीट करना पड़ता है। क्यों हीट करना पड़ता है? क्योंकि मिनिमम एक रिएक्शन को मतलब करवाने के लिए आपको मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीट देते हैं, ठीक है, रिएक्शन में, इसीलिए हम हीट देते हैं बार बार, ठीक है, हर रिएक्शन में। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड को लेकर जब हम हीट करेंगे तो वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वो क्या देगा, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन, ठीक है। बेरिलियम कार्बाइड को लेकर जब हम वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो भी देगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन, ठीक है। मीथेन कब प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनियम जब हम कार्बाइड को लेकर हीट करते हैं, आयनिक कार्बाइड्स को लेकर जब हम हीट करते हैं तब हमारे पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Al4C3 को जब हम हीट करते हैं, ये बहुत बार और आगे आगे जाकर देखिए यहाँ पे नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड को हीट करेंगे तो वो C2H2 मतलब एसिटिलाइट गैस देगा, ठीक है, एसिटिलिन गैस देगा, सॉरी गाइस, एसिटिलिन गैस देगा, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी आपको पूछ सकता है कि मीथेन गैस कब प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो आगे आगे जो रिएक्शन आएगा, कुछ कुछ रिएक्शन आपको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना कि कब किसके प्रेजेंस में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड को जब हम हीट करते हैं तब हमारे पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। एंड दीज कार्बाइड कंटेन C4- आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, Al4C3, ठीक है। Al4 मतलब एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज है एंड एक कार्बन के ऊपर 4- चार्ज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिटिलाइड कब फॉर्म होता है, मतलब एसिटिलिन गैस कब प्रोड्यूस होता है, जब हम बात करते हैं जब हम कैल्शियम कार्बाइड को लेकर हीट करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रुप 3 एलिमेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम और फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये है क्या, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट। तो जब इसको ध्यान में रखिएगा, जब हम ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स का कार्बाइड को लेकर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारे पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है,
तो एंड जब हम कैल्शियम कार्बाइड को लेकर, ये भी ग्रुप 2 है, ठीक है। तो जब हम ग्रुप 2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड को लेकर हीट करेंगे तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड में उनका चार्ज क्या होगा, सी, यहाँ पे क्या होगा, C2 2 मतलब ये है उनका स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड C2 मतलब इसके ऊपर एक माइनस, इसके ऊपर एक माइनस, ठीक है। ओके, यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है एंड C2 मतलब C2 के ऊपर 2 चार्ज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अल्लीलाइड्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है, दिस गिव 1 प्रोपाइन ऑन रिएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जब हम ग्रुप 1 एलिमेंट का कार्बाइड को, मतलब नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पे भी ग्रुप 2 ही लिया है वो, मैग्नीशियम कार्बाइड को लेकर जब हम वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, उसके साथ साथ प्रोपाइन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सच कंपाउंड कंटेंट C3 4 आयन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है गाइस, ये बहुत बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, C2 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर आपको पूछ सकते हैं कि C3 4 में कितने मतलब कार्बिन प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। आपको ध्यान में रखना होगा इसका स्ट्रक्चर, स्क्रीन पे अच्छे से देख के अपने जो क्लास कॉपी है उस पे इस स्ट्रक्चर को एक बार बना दीजिए। ये जो दिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर, C3O2 का स्ट्रक्चर बना लीजिए एक बार, उसके साथ साथ C2 2 का स्ट्रक्चर एंड C3 4 का एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, मतलब कोवैलेंट कार्बाइड का हम मूव करेंगे कोवैलेंट कार्बाइड की तरफ, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि कोवैलेंट कार्बाइड का अगर मैं बात करूँ तो ये होगा क्या, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। उसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिर्फ आपको ऐसा इतना ही याद रखना होगा, यहाँ पे देखिए ये जो PDF है यहाँ पे मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आपका एग्जाम के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे जाके हम पढ़ सकते हैं कि मेटालिक कार्बाइड क्या होता है। देखिए मैं बहुत सारे डिटेल डिस्कशन मिस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक तो आपके लिए मतलब कोर्स ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, जल्दी, जितना जल्दी आप कोर्स ख़त्म करेंगे उतना जल्दी आपका रिवीजन करना ईजी हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप अच्छे से कोर्स कवर करेंगे हमारे साथ उतना जल्दी आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं मतलब कोर्स में से कुछ मिस कर रहा हूँ, कोर्स में से मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ, आपका एग्जाम में जितना आएगा सिर्फ मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी मेन ग्रुप में, ठीक है। अगर हम एक एक एलिमेंट को लेकर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हमारे 1 साल लग जाएगा, लेकिन मतलब कोर्स खत्म नहीं होगा IIT एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मेटालिक कार्बाइड का क्या होता है, या फिर इंटरस्टिशियल कार्बाइड में कैसा होता है। Such carbides are formed by transition metal in which carbon atom occupy interstitial in the crystal structure of the metal. वहाँ पे जो मेटलिक कार्बाइड मतलब वहाँ पे कौन कौन कैसे एलिमेंट, किस टाइप का एलिमेंट ये कार्बाइड फॉर्म करते हैं, मेटलिक कार्बाइड, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक मेटल फॉर इंटरस्टिशियल और मेटलिक कार्बाइड्स, जहाँ पे एक तो वो उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, डी ऑर्बिटल का, सॉरी डी ब्लॉक मेटल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो उनके हिसाब से कार्बन का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। वो उनका जो लैटिस, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो लैटिस स्ट्रक्चर हो गया वहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पे, मतलब ये एक मेटल हो गया, ये एक मेटल आयन हो गया, ये एक मेटल हो गया, ये एक मेटल हो गया, उनका ये जो अंदर वाला जो साइट है वॉइड की तरह, और इंटरस्टिशियल साइट मतलब यूनिट सेल में जो वैकेंसी साइट होगा उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल साइट पे कार्बन एटम जाकर ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं, नेम दिए हैं क्या, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। तो ये रहा कुछ सम ऑफ द कंपाउंड्स अबाउट
ऑफ द कार्बन आटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलिकॉन का क्या, ठीक है, सिलिकॉन में कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट occurring in the earth's crust। ये बात क्या है, क्या मतलब 28% बाय वेट। अर्थ में क्या होता है, अर्थ में सिलिकॉन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अर्थ में, अर्थ का जो हमारा जो मिट्टी होता है, मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि 60% या फिर 70% सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनका जो मेन कंपोनेंट है, जो हमारा मिट्टी है, मिट्टी में मेन कंपोनेंट है सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो अर्थ में, अर्थ का जो क्रस्ट है वहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सिलिकॉन एक मेटल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोस्ट अब्यूडेंट मेटल एलिमेंट, तो वो होगा अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन, ठीक है। अगर वो बात करेगा मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट एंड अगर आपको पूछा होगा, ये इस बार एक एंट्रेंस एग्जाम में आया था, अगर आपको ऐसा पूछ देगा कि देखिए आपको मैंने बोला कि सिलिकॉन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा होगा कि इनमें से बताओ कि मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको दे देगा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एंड दे देगा क्या, सल्फर, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको बताना है कि मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट क्या होगा, और आपको ए से कुछ ऑप्शन दिया होगा, ए में ये दे दिया होगा, बी, सी एंड डी में। तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, क्या कोई बता सकता है? अच्छे से ध्यान से सोच के बताना, हड़बड़ी में मत बताओ, ठीक है। यहाँ पे आंसर सिलिकॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सिलिकॉन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसीलिए अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। अगर आपको ऐसा पर्टिकुलरली पूछे कि मेटल क्या प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में, सबसे अब्यूडेंट मेटल क्या होगा, वो होगा सिलिकॉन, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि मोस्ट अब्यूडेंट मेटल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट होगा सिलिकॉन, बट मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट अगर होल ओवर वो पूछ सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन होगा आंसर, ठीक है, सिलिकॉन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो सकता है कुछ कोई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, पर सिलिकॉन ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, बल्कि एक सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ना। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसका प्रिपरेशन क्या होता है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन का प्रिपरेशन क्या हम बात करेंगे। सिलिकॉन ऑक्साइड को जब हम लेकर कार्बन के साथ हीट करते हैं, कोल के साथ, कार्बन को लेकर, मतलब क्या, कार्बन का मेन सॉलिड कंपोनेंट क्या होता है, कोल होता है ना। तो कोल के साथ अगर जब हम हीट करेंगे, तब वो देगा सिलिकॉन का सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गैस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सिलिकॉन एक सिलिकॉन आपको पता है कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, एंड वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन की तरह, ठीक है। सिलिकॉन इज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। जितना हम लेफ्ट से राइट तक आएंगे ग्रुप में, सॉरी जो पीरियडिक टेबल है वहाँ पे, पीरियडिक टेबल में जितना हम लेफ्ट से राइट तक आएंगे, आपका मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम राइट से लेफ्ट को जाए, तब आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। जब हम लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे, तब हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उनका सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है वही, सिलिकॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, सिलिकॉन इज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड with the same structure as the diamond। सिलिकॉन का सेम स्ट्रक्चर होता है as the diamond। डायमंड में क्या होता है, कार्बन एटम साइमल्टेनियसली 4 अदर कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रली प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, है ना। सिलिकॉन का सॉलिड में भी ऐसा ही होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, डायमंड की तरह। द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द एलोट्रोप विद द ग्राफाइट स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन का एलोट्रोप है, सिलिकॉन भी ग्रुप 14 एलिमेंट है, पर वो क्यों एलोट्रोप शो नहीं करता,
क्योंकि it clearly shows the inability of the silicon atom to form multiple bond with themselves. सिलिकॉन एक दूसरे के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, मतलब लिमिटेड फॉर्म कर सकता है, बहुत कार्बन की तरह फॉर्म नहीं कर सकता। कार्बन जितना लॉन्ग चेन बनाता है सिलिकॉन उतना लॉन्ग चेन नहीं बना पाता, ठीक है। कार्बन क्यों उतना लॉन्ग चेन बना पाता है? क्योंकि उसका साइज छोटा है। वो मतलब जैसे कि हमारा हो सकता है ना, कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो p का इंटरेक्शन अदर एलिमेंट के अदर ऑर्बिटल के साथ इजी होता है देन 3p। 3p का साइज थोड़ा बड़ा हो गया ना, 2p का साइज थोड़ा छोटा है, इसीलिए वो इजीली बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इजीली स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है कि सिलिकॉन मतलब लॉन्ग चेन, सॉरी गाइज, सिलिकॉन लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, बट कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। सिलिकॉन को जब हम पाउडर फॉर्म में लेकर क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तब हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट होगा, जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विथ व्हिच इट फॉर्म हेक्साफ्लोरोसिलिक एसिड। सिलिकॉन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता यूजुअली, बट वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसीलिए मतलब H2SO4 HCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, या फिर नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। बट मैं अगर बात करूँ मीथेन से, अमोनिया से, वाटर मॉलिक्यूल से, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड थोड़ा ज़्यादा मतलब एसिडिक है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से तो ज़्यादा एसिडिक है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो यूजुअली वो एसिड से अटैक नहीं होता सिलिकॉन। बट सिलिकॉन क्या होता है कि जब मतलब रिएक्ट करता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ, वो बनाता है क्या, हेक्साफ्लोरोसिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको ध्यान में रखना, हेक्साफ्लोरोसिलिक एसिड। अब हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग इन सिलिकॉन क्या होता है, ठीक है। बॉन्डिंग इन सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिएगा। कार्बन डिफर्स फ्रॉम द अदर एलिमेंट इन इट्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन जो होता है वो p-pi मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है इजीली देन अदर एलिमेंट्स, इजीली बना सकता है, सच एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मतलब कार्बन कंपाउंड्स कितने सारे होते हैं ना, उसके साथ साथ कार्बन सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन सियानाइड में होता है, ठीक है। द लेटर एलिमेंट डोंट फॉर्म p-pi बॉन्ड, मतलब लेटर एलिमेंट मतलब सिलिकॉन लेड टीन, ये p-pi बॉन्ड इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं कर पाते, प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल आर थ्रू लार्ज एंड डिफ्यूज टू ऑब्टेन इफेक्टिव ओवरलैप, मतलब उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं उतना बड़ा साइज में, तो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि एक 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड ये है 1s, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप हो सकता है, ये 2p ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं 3p की बात करूँ, 3p का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर एक 1s सेल को मैं 1s ऑर्बिटल को मैं रख लूँ, वहाँ पे इतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक तो डिफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर साइड पे, ये जो पर्टिकुलर साइड पे ये इफेक्ट कर पाएगा, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होगा ना 2p ऑर्बिटल से, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा डिफ्यूज नहीं होता, इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, 1s ऑर्बिटल इजीली बॉन्ड बना सकता है। बट इन केस ऑफ 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर मोर डिफ्यूज्ड, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। ये है एक 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, यहाँ पे इस जगह पे एंड इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p ऑर्बिटल से ज़्यादा डिफ्यूज है, तो अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वो इफेक्टिवली इतना ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। बड़ा साइज है ना, तो कैसे इफेक्टिव ओवरलैप होगा उसका बीच में। स्मॉल इक्वल साइज, मतलब जैसे कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना, फ्रेंड्स हमारे टाइप का लोग हमें अच्छे लगते हैं, उन्हीं के साथ हम बॉन्ड बनाते हैं, मतलब फ्रेंडशिप करते हैं, है ना।
जो लोग हमारे सोच को रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे सोच को समझते हैं, या फिर जो लोग जिन जिन लोगों का हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनका फीलिंग समझ पाते हैं, उन्हीं के साथ हम बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जिसको हम लोग समझ नहीं पाते उनके साथ हम बॉन्ड नहीं बनाते है ना। जो बॉन्ड बनेगा वो तो फंसेगा ही, ठीक है। तो केमिस्ट्री को समझिए, आपका लेवल का होना चाहिए, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के देख लीजिए 2p आने से, तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो इतना डिफ्यूज नहीं होता, एक दूसरे के मतलब इक्वल, मतलब इक्वल साइज तो नहीं मैं बोलूंगी, मतलब इफेक्टिव ओवरलैप वहाँ पे हो सकता है, मतलब इतना तो साइज 2p ऑर्बिटल का है वहाँ पे कि 1s ऑर्बिटल इजीली ओवरलैप कर पाएगा उसके साथ। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 3p ऑर्बिटल का साइज तो एक तो बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा साइज होता है 3p ऑर्बिटल का 2p ऑर्बिटल से। उसके सामने अगर आप छोटा सा 1s ऑर्बिटल को लेकर खड़ा करेंगे तो इतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर पाएगा वो, इसीलिए उसका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, ठीक है। उतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता, बट दे कैन यूज डी ऑर्बिटल इन मल्टीपल बॉन्डिंग। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो एक्साइट करके मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, पर्टिकुलरली बिटवीन सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इन NSiH3 it is planar and has p pi d pi back bonding। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ वो टेट्राहेड्रल होता है, सॉरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। अगर आपने बॉन्डिंग खत्म कर लिए है अब तक तो आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड वो बनाता है पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पिरामिडल यहाँ पे तो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन साइड एटम के प्रेजेंस में वो तो बना रहा है पिरामिडल ना। तो यहाँ पे क्यों NSiH3 का होल 3 बना रहा है प्लानर स्ट्रक्चर, देख लेते हैं डिटेल स्ट्रक्चर उसका। एक्चुअली क्या होता है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, मतलब n है यहाँ पे, उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन बॉन्ड बना के खड़ा है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एक बार 1 सेकेंड गाइस, उसके ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आपने ऑलरेडी बहुत खा चुके हैं, आपके पास और एक रोटी बचा है, ठीक है। और आपके पास एक मतलब आपने देखा रोड पे एक बच्ची बैठी है, छोटा सा बच्ची, जिसके मतलब कुछ खाया नहीं है 2-4 दिनों से, तो आपको या मतलब खुद से ही मतलब मन होगा कि उसको मैं जाकर एक रोटी दे आऊं। नाइट्रोजन के पास भी यही होता है, नाइट्रोजन एक तो अपना ऑक्टेट फुलफिल करके बैठा है, उसके पास एक लोन पेयर बच गया है, ठीक है। तो उसने देखा कि उसके पास एक सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है जहाँ पे डी ऑर्बिटल पूरा वैकेंट है, ठीक है, फुल्ली वैकेंट है डी ऑर्बिटल। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो ओवरलैप करेगा वो सेम प्लेन में होना चाहिए। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है, जैसे कि हमारा मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल देख लीजिए, वहाँ पे हाइब्रिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, कब होता है डिलोकलाइजेशन, एक प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में होगा, जैसे कि हमने देखा था ग्राफाइट में सीट का स्ट्रक्चर। तो होल ओवर सीट में इलेक्ट्रॉन इजीली डिलोकलाइज क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो एक प्लेन में प्रेजेंट है। एक सीट से वो ऊपर वाला सीट को क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो दूसरे दोनों एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके मतलब जब आपका
जो जिसका जो साइड एटम को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो एक प्लेन में होगा उसका, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिलिकॉन एटम जो अपना डी ऑर्बिटल जो वैकेंट करके बैठा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए नाइट्रोजन के साथ एक प्लेन में आना चाहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा किया तो दोनों भी वही करेंगे, तो इसीलिए क्या करेंगे, वो प्लेन में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्लेन में आकर रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में खड़ा है उसके चारों तरफ वैकेंट ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करेगा उनके ऑर्बिटल के साथ। इसीलिए यहाँ पे प्लानर स्ट्रक्चर होता है ना, ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है ना ये। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन सिलिकॉन ट्राईहाइड्राइड का, सॉरी उसका इसका नेम मुझे याद नहीं है, इसका नाम मैं आपको कल वाले क्लास में बता दूंगी, ठीक है। NSiH3 का होल 3 ये इसीलिए प्लानर होता है ड्यू टू p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसका नाम क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये डिफ्यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन डोनेट नहीं कर रहा है, सिर्फ डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे ज्यादा था वो सिर्फ डिफ्यूज हो रहा है और थोड़ा ज्यादा फैल जा रहा है, मतलब ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पानी है ना वो फैल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे जो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड क्लाउड था वो उसके आसपास अगर देखा वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो थोड़ा डिफ्यूज हो गया, ठीक है, थोड़ा फैल गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले क्या किया, सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाया था, सिलिकॉन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था। उसके बाद मतलब सिलिकॉन का एक एटम आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए। उसके बाद फिर से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था वो डिफ्यूज होकर उसके मतलब बैक जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था उसको दिया, ठीक है। तो ये पीछे से हो रहा है, मतलब सिलिकॉन का जो मतलब बाद में जो उसका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसको वो दे रहा है ना, तो वो तो बाद में हो रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। p पाई d पाई मतलब यहाँ पे सिलिकॉन का d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे p पाई में पाई यहाँ पे पाई क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ना, फिर से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। जब भी मैंने आपको बोला अभी जब भी ऐसे कुछ होता है, नीचे वाला सिग्मा होता है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपना डिफ्यूज होकर उसका डी ऑर्बिटल में गया, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, मतलब नाइट्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये होगा क्या, 1s2 2s2 2p3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट थे। जब एक बात और समझ लीजिए कि जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है s और p ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपने बॉन्डिंग में डिटेल में इसको समझा होगा, तो एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो डिफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पी इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड की तरह ही दिख रहा है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं p पाई d पाई, p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम आगे जाकर बात करते हैं कि क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, सिलिकॉन उनका ड्यू टू द p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, बट NCH3 का होल 3 मतलब ट्राई मिथाइल अमोनिया इज पिरामिडल एंड हैज नो पाई बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बन एटम के पास तो 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 3d ऑर्बिटल तो वैकेंट नहीं है उसका, मतलब 3d ऑर्बिटल तो बहुत आगे जाकर प्रेजेंट है ना, वहाँ पे तो 3 सेल ही नहीं है, आउटर मोस्ट सेल तो यहाँ पे सिर्फ तो मतलब आउटर मोस्ट सेल तो यहाँ पे कार्बन का 2 है ना, 3d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या होगा, ड्यू टू मतलब प्रेजेंट ड्यू टू द नॉन प्रेजेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका होता है पिरामिडल, तो इसीलिए यहाँ पे नो पाई बॉन्डिंग होता है, ठीक है।
Non-metallic element in the period 3 and below can use available d orbital to expand their valence electron by delocalization of the oxygen or nitrogen lone pair. So silyl ether and silyl amine are, इसको हम बोलते हैं सिलाइल अमीन, ठीक है, सिलाइल अमीन आर वीकर लुईस एसिड बेस पेयर, ठीक है, इसलिए वीकर लुईस एसिड, लुईस बेस क्यों बोला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को के पास क्यों, क्योंकि वहाँ पे वीक बेस, लुईस बेस मतलब वीक बेस, वीक बेस क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस किसको हम बोलते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर हम आरएनएस बेस की बात करें, आरएनएस बेस में वो अगर OH माइनस को डोनेट कर रहा होगा, इसीलिए तब वो जाके हम उसको बोलेंगे आरएनएस बेस, ठीक है। बट लुईस बेस किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, या फिर जो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा उसी को बोलते हैं लुईस बेस, एंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो मतलब डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का अच्छे से अवेलेबिलिटी तो चाहिए ना, बट यहाँ पे तो हमने देखा ना कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डिफ्यूज होके सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल में जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लोन पेयर का उतना अच्छा सा अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वो वीकर लुईस बेस के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सिलाइल ईथर का भी यही होता है, मतलब ईथर मतलब वो, ईथर मतलब क्या, ईथर हम इसको बोलते हैं CH3OCH3, इसमें सिलाइल ईथर मतलब SiCH3O SiCH3, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, दे देगा मतलब डिफ्यूज हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का टू द डी ऑर्बिटल, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, होप कि आपको ये क्लास आपको एंजॉय किया होगा आपने। कल वाले जो क्लास होगा, जो बाकी हमारा रह गया उसको हम कल वाले क्लास में ख़त्म करेंगे। होप कि गाइस आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो अपने जो भी दोस्तों का मतलब वो एक्साइटेड है, मतलब एग्जाम अपियर करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चन भी हमने भेजा है कुछ आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ग्रुप्स में फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों अवेलेबल होगा, ठीक है। ग्रुप में, ये ग्रुप जो हमारा है वहाँ पे फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों कंबाइनली प्रेजेंट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना गाइस, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप प्लीज़ अपना केयर कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपना लाइफ को। हैव ए गुड डे, ठीक है, सॉरी हैव ए गुड नाइट। ओके, बाय बाय गाइस।